गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार सक्षमता परीक्षा 2025 और बीपीएससी टीआरई 4 दोनों के लिए एससीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 का भूगोल का ये मास्टर क्लास जो कि फैक्ट पर आधारित होगा और 30 से अधिक प्रश्न है और 30 से ज़्यादा प्रश्न यानी एक में 4 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, ये सारे के सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए वीवीआई हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सौर मंडल का प्रधान क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। और सूर्य के इर्द गिर्द अपनी एक कक्षाओं में जो आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो उसी में से एक ग्रह है मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और ये आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो आपको मिला कि सौर मंडल का मुखिया यानी प्रधान कौन है? तो सूर्य है। सूर्य एक तारा है जिसका अपना प्रकाश होता है। ग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारों का प्रकाश होता है। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। शुक्र सुबह का तारा, सुबह या शाम का तारा, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, पृथ्वी की भंगिनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये शुक्र को कहा जाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, शुक्र और बुध। और इन्हीं दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। किसका किसका? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह और सबसे छोटा ग्रह के सबसे निकट कौन? तो बुध। और सबसे छोटा तो कौन ग्रह? तो बुध ग्रह। पृथ्वी एकमात्र जीवन यापन करने वाला, जहाँ पे जीवन संभव है, पृथ्वी है। और ये अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देती है? तो नीली ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। राकेश शर्मा जब 1984 में गए अंतरिक्ष में, प्रथम भारतीय जो थे राकेश शर्मा, तो इनसे इंदिरा गांधी ने पूछा कि आपको पृथ्वी कैसा दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नीला। यानी यहाँ जल की उपस्थिति के कारण, साइंस है, साइंस का फैक्ट है यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें आपको जानने को मिलती है। तो साइंस का भी आपका पार्ट मैं 9th 10th का कराना शुरू कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, इतना प्रश्न एक प्रश्न में आप लोगों ने जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर प्रश्न, कमेंट में आप लोगों का जवाब। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? 2 नंबर प्रश्न, आप लोगों का जवाब चाहिए। किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो चलिए आइए फिगर नंबर फ्रंट में आते हैं, देख लीजिए। ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये वाला पॉइंट, जो कि इसके पहले मंगल ग्रह है और इसके बाद बृहस्पति ग्रह है। कौन ग्रह है? देखिए बृहस्पति। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। देखिए ये बृहस्पति वाला लाइन है ना, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। जो छोटे छोटे पिंड होते हैं ग्रहों की भांति, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यह आप देख लिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या होगा? किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में। ये आप, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है और सबसे छोटा आपने बुध देखा। पूछा जाएगा कि सबसे दूर का ग्रह, सूर्य के सबसे दूर ग्रह तो क्या हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपच्यून, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वरुण।
फिगर से भी बहुत सारे प्रश्न को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्लास 9th का टॉपिक हो जाता है। केवल आप इतना जान लीजिए, केपलर ने 11th में भी पढ़ने को मिलेगा। केपलर ने ग्रहों के 3 गति के नियम को दिया था। जब मैं क्लास 9th का 11th का टेक्स्ट बुक कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ ये पूरे डिटेल से मैं समझा दूंगा। आर्किमिडीज उत्प्लावक बल की खोज किए थे। उत्प्लावक, साइंस का ये सब, पानी में आप जब उतरते हैं तो पानी आपको धक्का देता है ना, तो उसे उत्प्लावक बल कहा जाता है। जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। देखिए, मास्टर क्लास ये कहने का मेरा अर्थ यही है कि एक प्रश्न में आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाती है, जिसके लिए मैं इसका नाम रखा हूँ इस क्लास का मास्टर क्लास। और ये सेशन आप लोगों के लिए कैसा है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अच्छा है या नहीं है, तो इससे भी बेटर करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी जस्ट मैं पहुँच ही रहा हूँ 12th वालों का एग्ज़ाम लेकर के। एग्ज़ाम ड्यूटी पड़ा हुआ है, जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हो रहा है बिहार में। अब लगता है कि परीक्षा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपसौर की घटना कब होती है? तो जब 3 जनवरी को जब पृथ्वी और सूर्य, अर्थ और सन करीब होते हैं, माने यदि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक जिस दिन होता है उसे उपसौर कहा जाता है। और ये घटना 3 जनवरी को देखने को मिलती है। 4 जनवरी लिखा गया है, इसको 3 जनवरी कर लीजिएगा, ठीक है। और 4 जुलाई को अपसौर की घटना देखने को मिलती है। अपसौर मतलब होता है सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर चला जाता है, उसे अपसौर कहते हैं। और ये 4 जुलाई को होता है। और उपसौर 3 जनवरी को होता है, जिसमें सूर्य पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है। काफ़ी नज़दीक का मतलब कि सट नहीं जाता है, बहुत दूरी वो भी हुआ। चलिए और भी इसमें देख लेते हैं, प्रश्न छुपा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? तो 21 जून को, क्योंकि कर्क रेखा पर इस समय सूर्य का प्रकाश काफ़ी ज़्यादा देर तक चमकता है, लंबवत 90 डिग्री पे। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपसौर की घटना कब होती है? 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। 3 या 4 हो गया? 4 नंबर शायद प्रश्न हो गया, 4 नंबर देख लीजिएगा, नंबरिंग याद रख रहा हूँ अब। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। सारे के सारे प्रश्न हिटेड हैं। और जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन सबसे छोटा रात होगा। ये उल्टा भी प्रश्न पूछ लेता है, पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? तो क्या जवाब दीजिएगा? जब दिन बड़ा तो रात छोटी, यानी 22 दिसंबर ही बोलिएगा। वैसे ही पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। चलिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा हम लोग कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा को, ठीक है। और ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा अगर ध्रुव को ये पॉइंट माना जाए तो 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। अगर इन्हें भी लाइन माना जाए तो 181 हो जाती हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, रियल में है नहीं, मानी गई हैं।
तो अक्षांशीय 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को देख लीजिए यहाँ ग्लोब पे, देख लीजिए ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा हो जाएगा, बाहर नहीं जाता है, यहाँ तक ही रहता है। और ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ओके। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को यामोत्तर रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही भारत का मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री ये भारत का मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, मतलब 5.5 घंटा। किस तिथि को दिन और रात समान होते हैं? तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ग्लोब पर कुल कितने आभासी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 179 ही मारिएगा, क्योंकि 181 नहीं दिया है। ग्रह, ये गृह हो गया है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ये क्या हो जाएगा? ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये ग्रह है शुक्र और बुध। तो इसमें शुक्र तो दिया नहीं है, बुध दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है और पृथ्वी का सबसे अधिक। घनत्व बोले तो अगर शनि ग्रह से बड़ा जल क्षेत्र मिल जाए, उसको पानी में जब रखिएगा शनि ग्रह को, मैंने उससे बड़े जल वाले भाग पे, तो ये ग्रह तैरने लगेगा पानी पर। जिसका घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से, वो तैरता है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर गृह हो गया है, ग्रह कर लीजिएगा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बुध। कोई उपग्रह नहीं है तो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। शुक्र यहाँ दिया नहीं है। एक प्रभावी कैरियोलिस बल किस कारण होता है? तो कैरियोलिस बल ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, पीसीएस में पूछा जाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। निम्नलिखित में से सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? 6 नंबर प्रश्न मानकर कमेंट में जवाब आप लोग देंगे। किस यहाँ शनि है ना, ठीक, चलिए किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, 7 नंबर प्रश्न मानकर। कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, तो ये चीन हो जाएगा। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, तो ये भी चीन हो जाएगा। चीनी। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, तो ये 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है कहलाता है, तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत का नहीं कह रहा है, ये कह रहा है पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में, तो राकेश शर्मा। कब गए थे? तो 1984 में ये गए थे। बाकी प्रश्न से रिलेट करके आप देख लीजिएगा क्या क्या छुपा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो ये देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी घूमती है, देखिए सूर्य
उगता और डूबता नहीं है रियल में। सूर्य एनी टाइम अपने जगह पे बना हुआ है। पृथ्वी की गति होती है, पृथ्वी की दैनिक गति भी होती है और वार्षिक गति भी होती है। सूर्य की परिक्रमा ये 300, देखिए ये सन हो गया और पृथ्वी जब इसको घूमती है अपने अक्ष पर तो 365.25 डेज में ये घूम जाती है, यानी 365 होल 1/4 डेज में। इसलिए 4 वर्ष पे लीप वर्ष मनाया जाता है और फरवरी माह में एक दिन बढ़ जाता है और लीप वर्ष होता है जिसमें 4 से पूर्णतः भाग लग जाता है। तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करेगी तो उसे वार्षिक गति कहा जाता है, और अपने अक्ष पे ही घूमेगी तो उसे दैनिक गति कहा जाता है। तो दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी जो है ना, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए आपको सूर्य पूरब में निकलते दिखाई देता है और डूबते पश्चिम में दिखाई देता है। तो पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब। जल में रहने वाले जंतु कहलाते हैं, तो ये जलचर कहलाते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? 10 नंबर प्रश्न मानकर जवाब दीजिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। रेडियो तरंगे किस मंडल में पाई जाती हैं? तो रेडियो तरंग की बात कह रहा है तो ये आयन मंडल में। प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? आंधी, तूफान, भूकंप, तो ये क्षोभ मंडल में, यहाँ क्षोभ कर लीजिएगा। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है और वायुयान इसी में गति करते हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड आकर के नष्ट हो जाते हैं। जीवन पनपता है जैव मंडल में। कहाँ? जैव मंडल में। तो ये रहा आज का मास्टर क्लास, जो कि भूगोल क्लास 6 का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 कर दूंगा और ऐसे ही मास्टर क्लास आपको प्रत्येक दिन शाम 7:15 पर मिलेगा और 9 बजे 9 PM में आप लोगों को BPSC TRE 4 के लिए मैथ टॉपिक वाइज मिल रहा है, मेथड प्लस ट्रिक से। तो इस समय भी देखें मैथ्स, और इस समय आप लोग सक्षमता के लिए, और 9 PM में आप लोगों को मिलेगा शाम में BPSC TRE 4 के लिए। और ये तो प्रश्न सभी के लिए था। और साथ ही साथ सुबह में आपको सामाजिक विज्ञान और इतिहास भूगोल के बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं प्रीवियस ईयर के। तो दिन में कभी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये शाम में 2 टाइम फिक्स रहा कि मास्टर क्लास आपको मिलेगा। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो आगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। आज के लिए इतना ही।